हेलो फ्रेंड्स, EKG एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें चेक करना है कि 6 की पावर n यानी n का कोई भी वैल्यू ले लें और 6 की पावर n का जो मान आएगा वो 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये चेक करके इसमें बताना है। तो पहले तो ये देखें किस तरीके से इसके मान आ सकते हैं। 6 की पावर सपोज करो n बराबर हमने लिया 1 ये सॉल्यूशन। तो 6 की पावर 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अगर सपोज करो हमने n बराबर 2 लिया तो 6 की पावर 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। सपोज करो n का मान 3 है तो 6 की पावर 3 आ जाएगा इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, 216 होता है ये। तो इस तरीके से n की कोई भी वैल्यू के लिए हमें क्या चेक करना है कि इसकी जो लास्ट डिजिट है, ये जो इकाई की अंक है, ये 0 हो सकता है क्या किसी n के किसी भी मान के लिए, ये हमें चेक करके बताना है। तो हम अपनी तरफ से ये मान लेते हैं कि 6 की माना 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जो शून्य पर समाप्त होती है। हमने ये एक मान के चल लिया हमने, ठीक है। अगर वो शून्य पर समाप्त होती है तो वो संख्या किससे होगी, 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि जितनी भी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं वो 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो वह 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे आप उस तरीके से ले सकते हैं कि 50 है हमारा, तो इसकी क्या होगी, 5 गुणा 10 इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारे पास 20 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें 0 अंत में आता है उनका 5 एक अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं 6 की पावर n को। 6 की पावर n बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसमें ये देख रहे हो कि 6 की पावर n में कौन कौन से गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, 2 और 3 है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो 6 की पावर n में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जब 2 और 3 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये 5 भी नहीं होगा। अतः इसलिए 6 की पावर n का कोई गुणनखंड पाँच भी नहीं होगा। अब जब 5 भी नहीं होगा, इसका मतलब कि ये जो हमने माना था कि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जो शून्य पर समाप्त होती है,
तो जब ये वाला ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये शर्त है, ये पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है ये जो हमने माना था ये भी गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं, आते हैं 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। और यही हमसे पूछा गया था इसमें कि क्या यह शून्य पर समाप्त हो सकती है, इसे n के किसी मान के लिए ये शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो ये n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। हमें ये बताना है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और क्यों है ये कंपोजिट नंबर, ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। इसमें पहले ये ऊपर वाली पहली संख्या लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13 यानी 7 × 11 × 13 + 13 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये 77 × 13 + 13, ये आगे इसको अगर हल करें 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91 और 9, 1001 + 13 और ये हो जाएगा 1014 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 1014 के 1014 गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करें इसे, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27, फिर 13 से हो जाएगा 13 बार। तो अगर हम ये देखें, देखिए 1014 बराबर क्या आ गया, 2 × 3 × 13 × 13। इस तरीके से हमारे ये इसके गुणनखंड आ गए। अब भाज्य संख्याओं के लिए क्या कंडीशन है, हमने आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, उसमें हमें बताया था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं वह होती हैं जिसमें संख्या तथा एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हों। ऐसी संख्या जिसके संख्या और खुद संख्या और एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हों। यानी कि ये देखिए कि संख्या तो है ही है, यानी 1014 को अगर 1014 से विभाजित करें तो वो एक बार विभाजित हो जाएगा, ये 1 से भी विभाजित हो जाएगी, उसके अलावा किन से विभाजित हो जाएगी, 2, 3 और 13 से भी ये विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, चूंकि दी हुई संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, अतः यह संख्या भाज्य है, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह संख्या भाज्य है। और यही हमें बताना था कि ये संख्या क्यों भाज्य है। ये संख्या इसलिए भाज्य है क्योंकि हम इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
अब दूसरा लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है, इसमें दूसरी संख्या दी है 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ये 42 हो जाएगा। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनकी 5 और 20 या 60 दूनी 120 इंटू ये हो जाएगा 120 प्लस 5। अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 5040 प्लस 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 5040 और ये 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 5045। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करें, इसके भी गुणनखंड करके देखें होते हैं या नहीं होते। तो 5045 ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 1 0 फिर लेंगे 0, 5 नहीं 45, आगे ही नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणा 1009। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस संख्या को भी। तो चूंकि ये भी, इसमें भी यही लिखेंगे हम, चूंकि दी गई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, अतः इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार दी गई संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से किस वजह से है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमें इसमें यही बताना था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं इसलिए ही हैं कि इसमें जो संख्या दी गई हैं इनको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें क्या दिया गया है, ये कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है, एक रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता है खेल के मैदान के चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें इसमें दिया गया है कि ये सोनिया इसे चक्कर लगाती है इस मैदान का, तो 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, और रवि चक्कर लगाता है तो वो 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। अगर वो एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो वो जो जिस स्थान से चलना प्रारंभ किया है उस स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे कि इसमें हमें क्या सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को लगने
वाला समय बराबर कितना है 18 मिनट, और रवि को लगने वाला समय बराबर है 12 मिनट। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा समय चाहिए जो इन दोनों का गुणज हो और न्यूनतम हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड कर लेते हैं। 18 के गुणनखंड करें 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएंगे। तो बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2। फिर 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम, अब एलसीएम में हमें क्या करना होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें उसकी हमें अधिकतम घात लेनी होती है। अब 2 को देखें, 2 की यहाँ घात 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे हम। और इसमें 3 की घात क्या है, 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 2 की घात 2 4 हो गया, और ये 3 3 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 36 हो गया, यानी 36 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 36। तो हमारा यही आंसर हो गया। अतः 36 मिनट पश्चात वह अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कभी कभी ये भी वो पूछ सकता है कि कितने चक्कर लगाने के बाद वो कौन कितने चक्कर लगाएगा जब वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 36 मिनट में ये कितने चक्कर लगाएगी, सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी। रवि कितने चक्कर लगा लेगा, रवि 3 चक्कर लगा लेगा। तो इस तरीके से अगर इसमें ये भी पूछा जाता है तो हम ये भी इसी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे आगे की जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.3 हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।